हेलो हेलो, आवाज कम कर। आवाज आ रही है क्या, मुझे बताओ एक बार। आवाज आ रही है क्या, बताओ। अच्छा, एक छोटा सा इशू ऐसा है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। इनकन्वीनियंस एज इन टू द नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड ऑल। थोड़ा सा एक्चुअली बिजी था काम में और कुछ इश्यूज थे, मसले थे, कुछ लेक्चर क्लैश हो रहे थे ना। और फिर क्या 3 दिन में एक आध दिन भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इशू हो जाता है। एक आध दिन मेरी हेल्थ खराब थी, एक आध 2 दिन। सो आज अपन क्या करने वाले, विल एक्सटेंड द लेक्चर लिटिल लॉन्ग एंड वी विल फर्स्ट वाइंड अप ब्रांच डेटर्स मेथड का। उस दिन मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। सो नाउ अभी अपन क्या करेंगे, डेटर्स मेथड को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड देखेंगे। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड देखने के बाद में वी विल बी स्टडिंग विथ फॉरेन ब्रांच, कि फॉरेन ब्रांच मैंने आपको बताया था कि ईजी है, आसान है और वो आराम से हो जाएगा। तो जब जैसे ही हम ये 3 पार्ट कंप्लीट कर लेते तो हम ब्रांच का एक मेजर हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर देन विल कीप मूविंग अहेड। इज दैट ओके? सो हियर वी गो। राजा बेटा जी, क्या हो गया? कौन सा क्वेश्चन? बताऊंगा, आज करूंगा तो बताता हूँ। हाँ, चलो सुनते जाइए अभी। सो बेटा जी, उस दिन हमने डेटर्स मेथड देखा था, हाँ या ना? अच्छा, डेटर्स मेथड को एक बार अगर आप मुझे याद कर कर बताएंगे तो मैंने क्या क्या चीज़ सिखाई थी आपको बता देता हूँ। तो हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे, याद आ रहा है? सो ब्रांच अकाउंट में बेटा जी हमारी ओपनिंग असेट्स कहाँ पे जाती है? डेबिट साइड में। क्लोजिंग असेट्स कहाँ पे जाती है? क्रेडिट साइड में। गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट साइड में, गुड्स रिटर्न्ड क्रेडिट साइड में, एग्रीड कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड में, एग्रीड। फिर राजा बेटा जी ओपनिंग लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग लाइबिलिटीज डेबिट साइड में, और बेटा जी आपका आ जाता था प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड। इसके अलावा बेटा मैंने एक चीज बताई थी कि जब कभी भी लोडिंग होगा तो द ट्रांजेक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, जो गुड सेंट की होगी उसमें ही लोडिंग का कंपोनेंट होता है। लोडिंग हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं ऑन द अपोजिट साइड। याद आ रही बात? क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो शब्द यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। तो बेटा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, सो दैट ये डेटर्स मेथड हमारा फाइनल हो जाता है। एग्रीड? एक काम करते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को ले लेते हैं, चलेगा? कौन सा? ये क्वेश्चन करें? आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 19। लेट्स सी दिस। होलसेल मेथड हो जाएगा रे कीर्ति पुत्र, नॉट बिग डील, हो जाएगा, है ना? अभी जरा एक बार आरटीपी नवंबर 19 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल।
जल्दी से मुझे बताओ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पुणे ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जैसे ही एग्जामिनर ने बोला प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट तो समझ जाना है कौन सा मेथड हुआ, डेटर्स मेथड। अब मैं आपसे पूछता हूं ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, डेबिट साइड। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। बेटा ब्रांच डेटर्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, जल्दी जल्दी बोलो। ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड। पेटी कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर एट ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड। ओपनिंग लाइबिलिटी है। हैप्पी? आगे बढ़ते हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच, बेटा कहां जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। बेटा कैश सेल एक्चुअली कहीं नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बेटा जी अगर कैश सेल की बात करें तो ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर होती है। हमें कौन सा कैश सेल लेना पड़ता है, कौन सा कैश लेना पड़ता है विच इज रेमिटेड। तो अभी कैश सेल को पेंडिंग रखते हैं। क्रेडिट सेल नहीं जाएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसको भी पेंडिंग रखेंगे। यस और नो? नाउ बेटा जी कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू एचओ। तो अपने दिल से पूछो बेटा ये पैसा किसको गया, एचओ को। किसने दिया ऐसा हम मान के चलेंगे, ब्रांच ने एचओ को दिया। ब्रांच के डेटर्स ने एचओ को दिया तो भी क्या ब्रांच ने एचओ को दिया, तो इसके एंट्री क्या होगी राजा बेटा जी, एचओ बोलेगा। एचओ की बुक्स में चल रहा है कैश टू ब्रांच, क्या एंट्री होगी, कैश टू ब्रांच। अच्छा मुझे बताओ डेटर्स मेथड में हम किसकी बुक्स में, एचओ की बुक्स में। एचओ क्या ब्रांच के डेटर्स को मेंटेन करता है कि नहीं, एचओ एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ब्रांच अकाउंट। इसको पैसे अपने खुद के डेटर से आए कि ब्रांच के डेटर से, ब्रांच के डेटर से। तो हम एंट्री क्या कर देंगे, कैश टू व्हाट, ब्रांच। एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, इस आदमी से मुझे पैसा आना है, राइट। अब ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर मैंने बोला पैसा दे बोलकर। तो इसने क्या किया, उस लड़की को बोला कि एक काम कर, तो आनंद सर को पैसे दे दे मेरे बिहाफ पर। मैं एंट्री क्या करूंगा, तेरा नाम क्या है नालक, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश टू अंकुश करूंगा। आई विल नॉट यूज गर्ल्स नेम। वाई? बिकॉज गर्ल्स का खाता मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास किसका खाता है, अंकुश का। सो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश टू अंकुश। कॉमन सेंस है ये बात। तो सेम तरीके से बेटा जी इधर भी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश टू ब्रांच। डिस्काउंट अलाउड, सो बेटा डिस्काउंट अलाउड हम क्या करेंगे, नहीं आएगा। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, एंट्री क्या आएगी बेटा जी, ये सभी के। ब्रांच टू कैश, किसने पैसा भेजा है, एचओ ने। सो ब्रांच टू कैश, रेंट सैलरीज पेटी कैश ये शब्द कहीं नहीं आएगा। आगे बढ़ते राजा बेटा जी, एनुअल इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च, ये भी ब्रांच टू कैश। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, बेटा जी जब माल भेजते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो जब रिटर्न आता है तब हम क्या करेंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच टू ब्रांच। बेटा जी ब्रांच गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, एंट्री नो एंट्री। कम से क्वेश्चन वाई, डेटर्स से माल आया, उसका हमें कोई लेना देना नहीं, वो कौन है, आउटसाइडर। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, क्या करेंगे बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच के क्रेडिट साइड में, हाँ या नहीं। बेटा जी पेटी कैश स्पेंट बाय ब्रांच, बेटा जी इसका नो एंट्री, क्यों, क्योंकि बेटा जी ये ट्रांजैक्शन किसके, ब्रांच और आउटसाइडर। हम जब इसका अकाउंटिंग करेंगे तो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए करेंगे। हैप्पी? राजा बेटा जी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ क्लोजिंग फर्नीचर का बैलेंस आएगा। ओके। गुड्स कॉस्टिंग 1200 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एंड अ सम ऑफ 1000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट पेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी रेडी टू सॉल्व दिस मेंटली फर्स्ट? तो अब बेटा जी मुझे एक बात बताइए, ललिता आप कभी मेरा रिप्लाई नहीं करते। अरे गुड़िया इतना नाराज नहीं होते बेटा। सो बेटा जी स्टॉक 10,000 है क्या? अरे अभी ये कैसे करेंगे यार, क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास, है ना? स्टॉक डेबिट साइड, डेटर्स 4,000। मैं एक एक आइटम पढ़ते जाता हूं। In our textbook this is question number 1 MCMR. So बेटा जी डेटर्स लिख दिया, फिर क्लोजिंग डेटर्स है बेटा जी 4,900, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, एग्रीड। फिर बेटा जी पेटी कैश का बैलेंस है,
पेटी कैश का बैलेंस कितना है बेटा जी 500, ये भी ले लिया मैंने। फर्नीचर का बैलेंस है बेटा जी 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस है 150, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100। फिर बेटा जी गुड सेंड टू द ब्रांच 80,000, सही है क्या? फिर कैश सेल, बेटा रेमिटेंस दिया है क्या? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? काई नहीं थे मतलब? हाँ टेंशन मत ले, रिलैक्स। ये ऑनलाइन दिख रहा हूं ना मैं? अच्छा मुझे क्या बताना है कि कहीं पर भी रेमिटेंस दिया है क्या? ऑनलाइन लाइव जल्दी जल्दी आंसर दो ना, लाइक हो। क्या आपको रेमिटेंस ये शब्द दिया है क्या? नहीं। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि बेटा जी जो कैश रिसीव्ड है वही हमने क्या किया है? रेमिट किया है। किसको? एचओ को। सो बेटा जी जो कैश कलेक्टेड है कहां कहां से कलेक्टेड है? कैश सेल्स। और दूसरा वाला कौन सा है बेटा जी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इन दोनों का फिगर कितना है बेटा जी? 1,30,000 और कितना है? 35,000। 35 है, वो तो क्रेडिट सेल है। सो टोटल कितना हो गया? 130 प्लस 35,000, 1,65,000। सो बेटा जी 1,65,000 की एंट्री क्या आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू ब्रांच। हमने ऐसी एंट्री क्यों करी? क्योंकि बेटा जो भी ब्रांच के पास कैश आई वो कैश ब्रांच अपने पास नहीं रख सकती। ब्रांच के पास खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। सो ब्रांच ने वो कैश किसको भेजी? एचओ को। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, मतलब जितना कैश मिला है वही रेमिट हो गया। सो राजा बेटा जी कैन यू नॉट सी बाय रेमिटेंस कैश सेल एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 130 एंड 35,000? डू यू ऑल एग्री? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बेटा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि यदि आपको ये ना दिया जाए, सॉरी कैश सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स के साथ और एक शब्द दिया जाए रेमिटेंस, तो क्या आप कैश सेल को लेंगे? ना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स को लेंगे? ना, क्योंकि उस केस में हमें क्या लेना होता है? रेमिटेंस। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते बेटा जी। क्रेडिट सेल इग्नोर कर रहे। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स टू एचओ, बेटा इसकी एंट्री ऑलरेडी करा दी थी मैंने। क्या करी थी? कैश टू ब्रांच, तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में ये 2,000 आ गया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स इग्नोर। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, एंट्री हुई थी ब्रांच टू कैश। सो बेटा जी हमने इधर लिखा ब्रांच के डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक, हमने लिखा रेंट, सैलरीज, पेटी कैश, एनुअल इंश्योरेंस। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत है क्या? ये फिगर 6,000 है। बेटा जी आगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, एंट्री क्या आएगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो बेटा जी कैन आई नॉट से गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये रिटर्न्स कितना आएगा बेटा जी? 1,000। हैप्पी? अगला गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, मैंने क्या बोला था? इग्नोर, क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके बीच में? ब्रांच एंड आउटसाइडर। फिर बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये क्लोजिंग स्टॉक आया 5,000। फिर बेटा जी पेटी कैश स्पेंट बाय ब्रांच, मैंने बोला इग्नोर, क्यों? ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर। आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बेटा फर्नीचर कितने रुपए का? ओपनिंग बैलेंस 2,000, अगर उसके ऊपर 10% प्रोवाइड करूंगा तो 200, कितना बैलेंस आ जाएगा? 1,800। सो बेटा जी क्लोजिंग फर्नीचर का बैलेंस हम लिखते हैं 1,800, हम डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करते। डू यू कॉपी दिस? आगे बढ़ो बेटा, क्या लिखा है? गुड्स कॉस्टिंग 1,200 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एंड अ सम ऑफ 1,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। विल टॉक अबाउट इट, बट पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो क्या बेटा जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया? यस। क्या मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स भी आ गया? यस। क्या मेरे पास पेटी कैश आया? नहीं। तो क्या आप पेटी कैश का बैलेंस निकाल सकते हो क्या? देखो जरा, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 500। क्या मेरे को पेटी कैश का एक्सपेंस मिला है क्या? पैसा देखो, कैश कितनी मिली थी? 1,000। चेक करो, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस में 1,000 मिला है क्या? एक्सपेंस कितना किया नीचे? पेटी कैश एक्सपेंस सेंट 850। सो बेटा जी 500 प्लस 1,000 माइनस 850, कितना बैलेंस आएगा? 650। से यस। सो कैन आई नॉट से मेरा बैलेंस 650 मैंने पेटी कैश का लिया? बेटा जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो क्लोजिंग बैलेंसेस में उसका क्या हुआ हमें देखना पड़ेगा। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस बेटा मैंने लिख दिया। यस। बेटा जी जरा एक बार देखो तो सही कि उन्होंने इंश्योरेंस कौन सी तारीख तक का भरा है। वहां पर लिखा देखो, एनुअल इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च 2019, ये दिख रहा है क्या? एनुअल इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च 19, बट मेरा ईयर एंड क्या है? मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर। तो कितना प्रीपेड होगा? 3 मंथ्स। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 600 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 600 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 कितना आएगा? 150। तो क्या बेटा जी मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस 150 है क्या? सो बेटा जी मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस का भी कर दिया काम तमाम। से यस।
रसगुल्ले बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 100। से यस। बेटा जी क्या हमने सैलरीज इस बार पे करी है क्या? डिड वी मेक द पेमेंट ऑफ सैलरीज? जरा चेक करो, क्या हमें एचओ से पैसे आए थे क्या? सैलरी के लिए एचओ से पैसे आए थे क्या? कितने पैसे आए? 2400। तो बेटा जी आप अज्यूम कर सकते हो कि ये 100 क्या हो गया? रीपे हो चुका है। अगर ये रीपे हो चुका है 100, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस रहेगा क्या? नहीं। आशा करता हूं कि पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गई। अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। बेटा जब कभी भी आप ब्रांच को गुड्स भेज रहे हो तब आप क्या कर रहे हो इसको? जब भी आप ब्रांच को गुड्स भेज रहे हो तब आप क्या कर रहे हो इसको? डेबिट कर रहे हो। क्या लिख रहे हो? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, राइट? लेट्स से 5000। अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, कितना लिख दिया बेटा जी? 3000। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि 2000 क्या हो गया? सेल। से यस। सो राजा बेटा जी सेल हो गया, तो आप यहां पर क्या लिखते थे? बाय ब्रांच, सॉरी बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ऐसा कुछ लिखते थे। अब हुआ क्या कि आपका लॉस हो गया। लॉस हुआ तो उस लॉस को ब्रांच का खर्चा नहीं मान सकते हम। लॉस बाय फायर इज नॉट अ ब्रांच एक्सपेंस। सपोज तुमने 1 करोड़ का माल ब्रांच को भेजा, तो तुमने क्या किया? ब्रांच को डेबिट। अब 1 करोड़ का माल भेज दिया, ब्रांच डेबिट हो गया। अब सेल भी नहीं हो पा रहा, बाय कैश ऑब्लिक बैंक नहीं रहेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है क्योंकि माल जल गया। तो ये लॉस किसका दिख रहा है? ब्रांच का। बेटा कंसाइनमेंट याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया? एबनॉर्मल लॉस को बाहर निकालो। सो बाहर निकालने का तरीका क्या? एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करो। सो लॉजिकली क्या होता है कि आपने एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट क्रेडिट कर देना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए? एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट क्रेडिट कर देना चाहिए। क्लियर? बट ये बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना चाहिए था। ब्रांच अकाउंट, यहां पर डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ जाते, क्रेडिट साइड में बाय लॉस बाय फायर कितना लिख देते बेटा जी आप? कॉस्टिंग कितना है? 1200। तो आप कितना लिख देते? 1200। ये सही ट्रीटमेंट होता। सुन रहे हो ना, मैं अभी तक फाइनल ट्रीटमेंट पर, ये सही ट्रीटमेंट होता। एग्रीड? हो गया का बात खत्म। कि हमने क्या किया? जब माल भेजा तब डेबिट कर दिया, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और जब लॉस हो गया तो उसको बाहर निकाल दिया। और ये लॉस बाय फायर कहां हिट करेगा? मेरे P&L में। बट यहां पर दूसरी गुगली है, क्या आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है क्या? हां, चेक करो आपके ब्रांच में इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या? है। सो बेटा जी जब इंश्योरेंस प्रीमियम है तो बेटा जी लॉस भी ब्रांच का ही रहेगा। नहीं समझे? जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको फील करना। अगर मान लो मैंने इस व्यक्ति को पैसा दिया, राइट? इस व्यक्ति को पैसा दिया और लॉस बाय फायर हो गई, तो मैं क्या कर दूंगा? इस व्यक्ति को पैसा दिया, मेरी ब्रांच है, मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा कि भाई तेरे से कुछ नहीं आना है, ये लॉस बाय फायर हुआ, किसी के साथ में भी हो सकता है। बट अगर मैंने इस व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, एग्रीड, तो मैंने वो खर्चा उठाया है, मैंने ब्रांच को डेबिट किया है वो चीज, हाँ है ना? तो बेटा जी जितना आपको पैसा मिला इंश्योरेंस कंपनी से वो आप यहां पर क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये लॉस ब्रांच में बुक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आप कॉस्टिंग एक इसको फील करना तो हो जाएगा क्लियर। अगर मान लो गुड्स सेंड टू ब्रांच 1200 का है, सो आप क्या करोगे? गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1200, और लॉस बाय फायर, बाय लॉस बाय फायर कितना? 1200। तो इसमें क्या हो रहा है? लॉस कौन बियर कर रहा है? ब्रांच नहीं कर रही है, ये मेरे P&L अकाउंट में जाके हिट मार रहा है। क्लियर? पॉइंट क्लियर? क्या मतलब? जितना आया उतना मैंने रिवर्स कर दिया एट कॉस्ट। बट जैसे ही यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ब्रांच को डेबिट कर रहे हैं, मतलब ब्रांच इसकी जिम्मेदारी ले रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने किसको डेबिट किया? इंश्योरेंस प्रीमियम किसको डेबिट किया? ब्रांच को। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ब्रांच। कौन लॉस बियर करेगा? ब्रांच। अच्छा मुझे बताओ, गाड़ी का इंश्योरेंस कौन कराता है? तुम। लॉस कौन बियर करेगा? तुम। जो इंश्योरेंस करा रहा है वही तो लॉस बियर करेगा। यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने किसको डेबिट किया है? ब्रांच को। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होता तो तुम ट्रीटमेंट क्या कर सकते थे? 1200 क्रेडिट करते चल जाता, बट इस केस में 1200 नहीं बेटा जी, आपको लिखना पड़ेगा बाय इंश्योरेंस क्लेम जितना कुछ भी है, बाय कैश ऑब्लिक बैंक इंश्योरेंस क्लेम। कितना लिखेंगे आप? 1000। इसका मतलब ये 200 का लॉस इधर बियर हुआ। तुम पूछेंगे क्यों? क्योंकि बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम किसको डेबिट कर रहे? ब्रांच को, मतलब रिस्क किसके पास है? ब्रांच की। तो इसीलिए बेटा जी 200 का नुकसान विल बी टेकन केयर बाय व्हाट? ब्रांच। तो इसके दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बताओ मुझे क्या है? एक ट्रीटमेंट ये है कि पूरा का पूरा कॉस्ट बाहर निकाल दो। ये कब करना है? जब ये एबनॉर्मल नेचर का है पूरा, तो बेटा जी वो P&L को हिट मारेगा। बट ये एबनॉर्मल नेचर का नहीं है, जब ये दिख रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं हम, इसका मतलब ब्रांच जिम्मेदारी ले रही है,
ब्रांच जिम्मेदारी ले रही है। सो बेटा जी क्लेम जो है वो हम 1000 लिख देंगे, जितना मिला उतना, बचा हुआ ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया 200 का। ऑनलाइन लाइव के बच्चों क्या ये बात समझ में आई क्या? मुझे जल्दी से बताइए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो इसमें आपको पता चला होगा। इज दैट ओके? सो राइट इट डाउन। कितना लिखेंगे बेटा जी? 200 इधर लिख दूं क्या? ये सॉरी 1000 इधर लिख दिया क्या? सो बेटा जी ये कैश रेमिटेंस में बाय कैश ये इतना मिल गया 168। और रसगुल्ले बच्चों उसके बाद में और कोई भी आइटम पेंडिंग नहीं रहता टिक मार्क करने का। 78,950 ये प्रॉफिट आता है। से यस, हैप्पी? हुजूर तुमको सितारों में। वर्किंग नोट टी शेप में बनाई तो चलेगा, मतलब क्या? हाँ हाँ टी शेप में बना, और कैसे बनाएगा? पेटी कैश टी शेप में बना। जरा 2 मिनट दोगे मुझे? नवंबर 22 में ब्रांच पर कौन सा क्वेश्चन आया था? मेरे पास पेपर है क्या? नवंबर 22 नवंबर 22 का पेपर नहीं है। ये कोई एक भेज सकता है क्या मेरे को? नवंबर 22 का। ए सुनो ना, अगर आप उस ग्रुप में भेज पाओ तो बढ़िया हो जाएगा यार। मुझे नवंबर 22 का पेपर भेजो ना। और आजकल में मैं आपको एक टेस्ट भेजता हूं। दैट टेस्ट वुड बी ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट, और ब्रांच हो जाएगा तो ब्रांच का ऊपर भी। यार ये किधर जा रहा है यार? मेरे को ओपन ही नहीं करते आ रहा है। मैं एक ग्रुप ओपन रखना चाहता हूं बट साले तुम इतनी चैटिंग करते हो उसमें, इतनी बैटिंग करते हैं, और बाकी की बात है। कोई ग्रुप पर भेज सके तो भेज दो। मुझे लगता है कि ये इस पेपर में आया था। क्या बोल रहे बेटा? खुल जा चिमचिम। चिमचिम नहीं खुल रहा है। ये देख लेते हैं बेटा जी, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, ये बाद में करते हैं। ओके, सो वाला क्वेश्चन यार, कोई एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा फिर खत्म करते हैं इसको। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर, बहुत फॉर्म में आ रहा है भाई तू।
डे ट्रस्ट मेथड के क्वेश्चन ही नहीं है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डे ट्रस्ट मेथड इस बार आएगा? तुमको भी लग रहा है क्या? क्योंकि साला क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। इतने कम कैसे हो गए क्वेश्चन इसके? चलो इतना एक कर लो तो फिर मेरे को भी शांति मिल जाएगी। ये नागपुर ब्रांच अकाउंट ही बनाना है ना? हाँ। बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। Buckingham Brothers Bombay have a branch at Nagpur. They send goods at cost to their branch at Nagpur. However, direct purchases are also made by branch for which payments are made at head office. All the daily collections are transferred from branch to head office. मतलब अब इस केस में एग्जामिनर ने खुद नहीं बता दिया, जो भी पैसा मिलेगा वो रेमिट करना है। क्यों रेमिट करना है? क्योंकि उन्होंने खुद ने बता दिया ऑल डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू एचओ। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट। जैसे ही ये लाइन सुनी सरसरी मत जानी चाहिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रिपेयर नागपुर ब्रांच बोला तो क्या? डे ट्रस्ट मेथड। अब आगे ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा बेटा? डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स क्या बोले? ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ डेबिट साइड। बेटा जरा ध्यान से अगर आपने पढ़ा, हाउएवर डायरेक्ट परचेसेस आर आल्सो मेड बाय ब्रांच फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एट एचओ। मैंने क्या बोला कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ इज ओनली रिकॉर्डेड। सो बेटा जी डायरेक्ट परचेस बाय ब्रांच, एक्चुअली ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर है, बट ये लाइन पूरा पासा पलट देती कि पेमेंट्स आर मेड बाय एचओ। सो बेटा अगर पेमेंट्स आर मेड बाय एचओ तो आपको क्या लग रहा है? ये ट्रांजैक्शन किसकी हो गई? ब्रांच और एचओ के बीच की। सो जरा यहां पर जो लिखा है स्टॉक, ये डॉट एस ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ, और नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? डायरेक्ट परचेसेस। सो एक्चुअली स्टॉक ही है बेटा। ये क्या है? स्टॉक। सो बेटा जी स्टॉक कहां पे जाता है? डेबिट साइड। अच्छा मुझे बताओ कैश सेल, बेटा पैसा आया वो कहां पे जाएगा? पैसा आया किसको जाएगा? एचओ को। सो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश टू एचओ, सॉरी कैश टू ब्रांच। क्रेडिट सेल नो एंट्री। डायरेक्ट परचेसेस, बेटा इसका पेमेंट कौन करेगा? एचओ। तो इसलिए एंट्री क्या होगी? ब्रांच टू कैश। बेटा रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर, नो एंट्री। गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, बेटा एंट्री क्या आएगी? फेंक दिया, कर दिया गोबर। अबे गोबर इधर से नहीं करते हैं। हाँ, क्या आएगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच। एंट्री बोलो। ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, branch to goods sent to branch. Okay, next transfer from HO for petty cash expenses, entry क्या आएगी? Transfer from HO for petty cash expenses, entry क्या आएगी? Branch to petty cash. Do you all agree? आगे बढ़ जाते बेटा, ये चल रही बेटा जी। बैड डेट्स नो एंट्री। डिस्काउंट टू कस्टमर नो एंट्री। रेमिटेंस टू एचओ, ओ दिस इज दी प्रॉब्लम। मतलब अभी तक जो हम कर रहे थे कैश सेल, इसकी एंट्री हमने करी, ये पाप है। पाप है क्यों? क्योंकि इधर रेमिटेंस अलग से दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। कैश सेल की एंट्री जो मैंने कराई थी वो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि जब रेमिटेंस दिया जाता है और कैश सेल भी दिया जाता है तब हम एंट्री रेमिटेंस की करते हैं, क्योंकि कैश सेल ये ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, कहां पे जाएगा? डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक, क्रेडिट साइड। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ, ये भी स्टॉक ही है, क्रेडिट साइड। डेटर्स क्रेडिट साइड। इंप्रेस्ड कैश क्रेडिट साइड। हालांकि इनके फिगर्स दिए हुए नहीं है, सो ये फिगर्स हम निकालेंगे। पेटी कैश एक्सपेंसेस बेटा जी ये ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर है, तो इसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। इज दैट ओके? सो अगर आप अनुमति दे तो बेटा जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, मजा आएगा। आर वी रेडी? सो हियर वी गो। सो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मॉड्यूल ओपन करके बैठ जाइए। ये मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन है भाई? बकिंगम पैलेस। अपनी टेक्स्ट बुक में यही सेम क्वेश्चन है, किसको मालूम? इंडेक्स में जाकर देखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 2, 19th क्वेश्चन है ये। नहीं, ये आईसीआई इलस्ट्रेशन कौन सा है? 1A है। सो क्वेश्चन नंबर 12th है अपनी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th है। देख लो 12th मिल रहा है क्या आपको? क्लास वर्क 12th सेम है।
Yes, same question. Is that okay? So here we go. So prepare the branch account. ये बन गया इन द बुक्स ऑफ एचओ, इन द बुक्स ऑफ एचओ। बेटा रफ में करना, हमारा बनेगा ब्रांच अकाउंट। ठीक है, आज आपको यह सीखना है कि एग्जाम में पूरा ब्रांच छोड़कर नहीं जाने का, अगर नहीं भी आया तो जितना आता है उतना लिखते हैं। जैसे इंप्रेस्ड कैश कहां जाएगा, डेबिट में। सन्ड्री डेटर्स भी कहां जाएगा, डेबिट में। सो हम क्या लिखेंगे, 2 ओपनिंग बैलेंस इंप्रेस्ड कैश, बोलो कितना है 2000, और फिर डेटर्स बोलो कितना है, डेटर्स 25,000। पहले 2 आइटम टिक मार्क, यस, फर्स्ट सेकंड गए। स्टॉक ट्रांसफर टू एचओ कहां पे जाएगा, स्टॉक, राइट। अभी स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ, तो मतलब ये एचओ से आया हुआ स्टॉक है। कितना है बेटा जी, 24,000। और बेटा जी दूसरा स्टॉक परचेस्ड, ये जो परचेस्ड वाला स्टॉक है हमने खुद ने, वो कितना स्टॉक है, नीचे की लाइन पर बोला है, डायरेक्ट परचेस है 16,000। सो बेटा जी लिख दीजिए 16,000। हैप्पी। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों ये यहां तक हो गया। कैश सेल अब बेटा इग्नोर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेमिटेंस दिया हुआ है। क्रेडिट सेल इग्नोर। डायरेक्ट परचेसेस, बेटा इसका पेमेंट कौन कर रहा है, एचओ, तो हमारी एंट्री क्या होगी, ब्रांच टू कैश, ब्रांच टू कैश। सो बेटा जी हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट परचेसेस। $45,000। हैप्पी। रसगुल्लो रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, नो एंट्री। गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, बेटा डेबिट साइड में लिख दूं क्या। सो हम क्या लिखेंगे, 2 गुड सेंड टू ब्रांच, कितना लिख देंगे बेटा जी, गुड सेंड टू ब्रांच 60,000। हैप्पी। सो टिकमा गुड सेंड टू ब्रांच भी हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, तो क्या करेंगे, ब्रांच टू कैश, बरोबर है ना। सो फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस कितना है बेटा जी, 4,000। बेटा जी बैड डेट्स हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर, डिस्काउंट टू कस्टमर इल्ले, रेमिटेंस टू एचओ। सो बेटा जी रेमिटेंस टू एचओ क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिख दे क्या। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैंक, एग्रीड, इन द ब्रैकेट रेमिटेंस कितना लिखेंगे, रेमिटेंस का फिगर मेरे को दिया है 1,65,000। हैप्पी। जरा ध्यान से सुनो, शांति, इधर एवरीवन्स अटेंशन। बेटा जो रेमिटेंस ब्रांच से एचओ को नहीं मिला वो होता है कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट क्या होता है, असेट। देखो हमने पैसा भेज दिया, एक पार्ट होगा कि मिल गया और एक पार्ट होगा कि नहीं मिला। वापस सुन रहे हो, एक पार्ट है कि पैसा मिल गया और एक पार्ट है कि पैसा नहीं मिला। जरा एक बार वर्ड पढ़ो, रेमिटेंस टू एचओ, और आगे क्या बोला है, रिसीव्ड बाय एचओ। दूसरा वर्डिंग क्या है, रेमिटेंस टू एचओ नॉट रिसीव्ड बाय एचओ सो फार। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रिसीव्ड है उसकी तो एचओ ने एंट्री करी दी होगी, क्या एंट्री करी होगी, बैंक टू ब्रांच। और जो नहीं रिसीव्ड है बट भेज दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, कैश इन ट्रांजिट। अगर फाउंडेशन को थोड़ा सा भी जोर लगाकर याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैश इन ट्रांजिट एक असेट है। असेट बताओ मुझे कौन से साइड में आती है, ओपनिंग असेट डेबिट साइड, क्लोजिंग असेट क्रेडिट साइड। ये क्लोजिंग असेट होगी। सो क्रेडिट साइड में कैन आई नॉट राइट डाउन कैश इन ट्रांजिट, कितना है बेटा, I'll say 5,000. Make sense? बाय कैश इन ट्रांजिट भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बेटा जी इसमें कैश इन ट्रांजिट इज ओनली इंपॉर्टेंट। अच्छा था। नाउ ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, क्या करेंगे बेटा जी, ये एक्सपेंसेस कैश के नीचे ही लिख देता हूं। कितना है बेटा जी, 30,000 है क्या,
ओके आगे बढ़ते हैं बेटा जी। स्टॉक डायरेक्ट परचेसेस कहां जाएगा? स्टॉक क्रेडिट साइड में। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन? आई विल राइट डाउन स्टॉक। कैन आई हैव द फिगर प्लीज? 10,000 एंड ट्रांसफर फ्रॉम एचओ कितना? 15,000। सो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटा? 25,000। ओके गुड। अब अगला आइटम कौन सा बेटा जी? इंप्रेस्ड कैश दिया नहीं है, बट वो बोल रहे कि है तो सही। डेटर्स दिया नहीं है, निकालेंगे हम। अरे क्या बोल रही भाई? डेटर्स हो गया, और कौन सा है? पेटी कैश। और कौन सा है बेटू? पेटी कैश के बाद में और कौन सा आइटम है? पेटी कैश एक्सपेंसेस दिया। पेटी कैश एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास इंप्रेस्ड कैश और डेटर्स का बैलेंस है। सो डेटर्स और इंप्रेस्ड कैश का बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। बेटा स्टॉक का बैलेंस आपने ऑलरेडी लिख दिया है, तो मुझे बताइए अब आप डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। और आप पेटी कैश का भी बैलेंस कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। सो बेटा जी अभी हम पहला बनाएंगे मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। बेटा पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, या आप बता रहे 2,000। बेटा कितना पैसा मिला जब आपको पैसा भेजा गया? अगर आपको याद होगा तो आपको पैसा मिला था पेटी कैश के लिए कितना? 4,000। सो टू कैश 4,000। बेटा एक्सपेंस कितना हुआ? लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000 है क्या? सो बाय एक्सपेंसेस 4,000। तो बेटा देखो मेरे पास इतना ओपनिंग बैलेंस है, इतना मुझे एचओ ने दिया, और इतना क्या हो गया मेरा? एक्सपेंस। तो बचा हुआ क्या है? थुरथुरे। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2,000। हैप्पी? सो बेटा जी मेरा पेटी कैश का बैलेंस कितना है? 2,000। हैप्पी? अभी डेटर्स का बैलेंस आप निकालो। क्वेश्चन ये रहा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे डेटर्स का बैलेंस सही निकाल पाते हैं। डेटर्स का बैलेंस तुम निकाल के बताओ। नलाई को डेटर्स का बैलेंस निकालो। इसके बाद में हम अगला मेथड देखेंगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। थैंक यू नितिन, भाग्येश भाई बहुत बहुत। क्या बात है। भाई ये जो सजेस्टेड भेजा ना तुमने, इसमें एक आंसर गलत लिखा था इन्होंने, और बहुत खतरनाक गलत लिखा था भाई साहब, जान निकल गई मेरी देखते ही। ऑनलाइन लाइव वाले रसगुल्लों ने किसी ने सॉल्व नहीं किया है, बस बैठे आ करना लायक, लगता है पास हो जाएंगे ऐसे गधेड़े। सबको बोला था सॉल्व करने का। डेटर्स का बैलेंस निकालते नहीं आ रहा अपने को। सर मैं तो बस में ट्रैवल करते करते देख रहा था। नहीं बोला अभी रीजनिंग देगी पब्लिक। वाह वाह निकिता, पास। जो पहले 3 बच्चे लिखेंगे वो 100% पास हो जाएंगे। अभी चल रहा है ना तुम्हारा ट्रेंड रील का। प्रपोज फर्स्ट 3 पीपल, 3rd पर्सन। चलो आयुष केडिया जी बहुत जोरदार। मैं नहीं जा रही है, जल्दी से करो। क्यों बे कमी ने देख के बता रहा है क्या? शिप्रा, हिता शाह, बाकी के चारों लड़कियों ने भेजा। गर्ल्स यू आर इनटू डीप डीप प्रॉब्लम है। बॉयज को आती नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तुमको पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना थोड़ा सा। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा जी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 25,000 बराबर है क्या? बेटा जी मुझे बताइए क्रेडिट सेल कितना है? अगर मैं क्वेश्चन में ढूंढूं तो मेरा क्रेडिट सेल है 2 सेल्स 1,30,000। बेटा उसी के नीचे रिटर्न्स है, बाय रिटर्न्स कितना है? 3,000।
रिटर्न्स के बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये नहीं, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ नहीं। बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है 1000। फिर डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट कितना है भाई जी 2000। अब राजा बेटा जी रेमिटेंस टू एचओ रिसीव्ड बाय एचओ एंड रेमिटेंस टू एचओ नॉट रिसीव्ड बाय एचओ, एक्सपेंसेस ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, ये भी नहीं लेना है। क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट परचेस, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं। सो बेटा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन इल्ले मालूम नहीं है। और बेटा जी मुझे एक और चीज पता नहीं कि डेटर्स से बाय कैश कितनी मिली है, बाय कैश कितनी मिली है पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो बेटा जी क्या मुझे यह पता है कि मेरे पास टोटल कैश कितनी आई थी? सो मेरे पास टोटल कैश आई थी 1,65,000 प्लस 5,000, माने कितना आ गया था 1,70,000 आ गया था क्या? सर ये कैसे पता चला? अबे झंडू के बाम, जब तुमने 165 भेजा और वो एचओ को मिल गया और 5,000 भेजा और अभी तक मिला नहीं, पर तुमने भेजा तो 170 ना, यस और नो? अब राजा बेटा जी जरा जाके ढूंढिए कि उसमें से कैश सेल कितना है, कैश रेमिटेड, कैश सेल्स कितना है 45,000। बेटा 170 माइनस 45,000, 1,70,000 माइनस 45,000 कैश सेल्स है। सो बेटा जी 1,25,000 की वर्षा कहां से हुई? डेटर से आया होगा। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 1,25,000 हमें डेटर से मिला। राजा बेटा जी 25,000 प्लस 1,30,000 माइनस 1,25,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, लो कर लो बात 24,000 जो इन बच्चों ने बताया वही वाला बैलेंस आ गया। एग्रीड। और 1 मिनट डीप साइलेंस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। आयुष मैं लड़का हूं सर, आई एम सो सॉरी, सॉरी भाई गलती हो गई, तू समझ जा ना, मतलब तेरे लिए बोला लड़की मिलेगी बेटा, चिंता मत कर। कितना आएगा पिल्लुड़िया 24,000। प्रॉफिट कितना आएगा पिल्लुड़िया 1,65,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 24,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 25,000 माइनस 24,000 माइनस 16,000 माइनस 45,000 माइनस 60,000 माइनस 4,000 माइनस 30,000। कितना उत्तर हंसता है? टू प्रॉफिट कितना है भाई? ये मैंने बराबर किया गिरा, मैं श्योर नहीं हूं, तुम बताओ कितना प्रॉफिट है? हाँ मेरा भी 15,000 ही आया, पर मैं श्योर क्यों नहीं था पता नहीं मुझे। 15,000 आ रहा है क्या? सो विद दिस आवर प्रॉफिट इज 15,000। हैप्पी विद दिस टेक अ डीप ब्रेथ इन। और अभी आज आपको थोड़ा सा तैयार करके भेजता हूं, किसके लिए? फॉरेन ब्रांच के लिए। फॉरेन ब्रांच बोनस मार्क्स है, बिंदास मिल जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, ये फॉरेन ब्रांच AS 11 के हिसाब से हमें करना पड़ता है, बट बेटा जी मैं आपको आज कुछ समरी लिख कर देता हूं, वो समरी को जरा ध्यान से सुन लीजिए। जो कोई भी आपके मॉनिटरी आइटम है, मॉनिटरी आइटम है AS 11 फॉरेन ब्रांच, मॉनिटरी आइटम है, तो बेटा जी मॉनिटरी आइटम कौन सी रेट पर जाता है? क्लोजिंग रेट। ये सर मॉनिटरी आइटम कौन सा होता है? मॉनिटरी आइटम का एग्जांपल होता है डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ऐसा मॉनिटरी मतलब जो फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल होता है। फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल। जैसे स्टॉक को, फिक्स्ड एसेट को आप ऐसा नहीं बोल सकते, स्टॉक को, फिक्स्ड एसेट को आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि भाई साहब इससे फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट आनी है, नो। सो बेटा जी स्टॉक भी फेयर वैल्यू पर जाता है, और इसको भी कौन से रेट पर लेंगे आप? नहीं, ये इधर इसको काम करता हूं, नॉन मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम। ओके, इसको किस पर लेंगे? क्लोजिंग रेट। बोलो हां। रसगुल्ले बच्चों, नॉन मॉनिटरी के बाद में थर्ड आइटम, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड आइटम। थर्ड आइटम मैं आपको बताऊंगा फिक्स्ड असेट, ये भी नॉन मॉनिटरी में जाता है, और उसका डेप्रिसिएशन। तो बेटा जी इन दोनों के लिए रेट वो ली जाती है जिस रेट पर इसको एक्चुअली बुक किया था। सो बेटा जी एक्चुअल रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सो बेटा जी मॉनिटरी आइटम हो गया, नॉन मॉनिटरी आइटम हो गया, फिक्स्ड असेट भी हो गया। अब मैं आगे लिखता हूं और उसका डेप्रिसिएशन भी हो गया। आगे गुड्स सेंट टू ब्रांच, एक्चुअल। बेटा फॉर एग्जांपल हमने
इंडिया से कुछ माल भेजा, कहां पे? ब्रांच को। तो बेटा मेरा मकसद क्या है कि ब्रांच उसको रिकॉर्ड करेगी और वो फॉरेन ब्रांच है इसलिए हम उसको वापस कन्वर्ट करेंगे। बट कन्वर्ट क्यों करना? हमने खुद ने भेजा, हमें पता है। नहीं समझ रहे हो? मैंने उनको कैश भेजा, मैंने उनको कैश भेजा तो मुझे खुद को पता है ना कितना कैश दिया। तो अब इधर से मैंने मान लो कैश दिया, तुम बैठे हो न्यूजीलैंड में, तुमने वहां पर रिकॉर्ड किया और वापस वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे भेजा। अबे मैं इसको क्यों कन्वर्ट करूंगा? मैंने ही भेजा था, मुझे पता है। वैसे ही गुड्स एंड टू ब्रांच, सो गुड्स एंड टू ब्रांच मैंने भेजा आपको, आपको मिला न्यूजीलैंड में, आपने रिकॉर्ड किया आपकी करेंसी में, फिर वापस मेरे पास है, मैं कन्वर्ट क्यों करूंगा? सो बेटा जी एनीथिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ विल बी रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल रेट विच वी आर अवेयर ऑफ। से यस। और बेटा जी फिर नेक्स्ट आता है ब्रांच अकाउंट, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच चल रहा है। ब्रांच अकाउंट, इसको भी हम लिखेंगे एक्चुअल रेट। ठीक है, अब सुन रहे हो क्या? बहुत भारी वाली चीज, जो कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, थोड़ा सा जुगाड़ू तरीका बता दूं क्या? ट्रेडिंग पी एंड एल के आइटम, ट्रेडिंग पी एंड एल के आइटम, स्टॉक ऑफ को छोड़कर एवरेज रेट, डेप्रिसिएशन को छोड़कर एवरेज रेट। सो बेटा जी एक्सपेंस एंड इनकम ये एक्चुअली जाता है एक्चुअल रेट, बट एक्चुअल रेट की जगह पे हम क्या ले लेंगे? एवरेज रेट। ठीक है। और बेटा जी इसका एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाता है? इसका एक्सचेंज डिफरेंस जाता है पी एंड एल अकाउंट। सो यस बेटा जी, और एक हेडिंग लिख दो तो कैसा लगेगा? इस बार एग्जाम में आ सकता है बात। ये सारी चीजें पॉसिबल है किसके लिए? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मुझे बड़ा शर्म आता है मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट आई टीच। ओके, तो रिवीजन बैच से मुझे जज मत करना, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को बहुत पसंद आता है तरीका, बड़े भिखारीपना का तरीका है। मैंने AS11 की बात नहीं करी, मैं तुम्हारे को हेल्प कर रहा हूं। देखो बेटा ऐसा ऐसा आया, ऐसा ऐसा फील करके, इससे प्रॉब्लम हर एक सॉल्व हो जाएगी। बट तुम्हें घंटा कुछ नहीं समझा AS11 का। और दूसरी वाली चीज है नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल में ध्यान रहिए, ये क्लोजिंग रेट जाएगा, ये क्लोजिंग रेट जाएगा, फिक्स्ड एसेट भी क्लोजिंग रेट जाएगा, ये फर्क है। अगर ये ऑपरेशन कौन सा है? नॉन इंटीग्रल। और बेटा जी गुड्स एंड टू ब्रांच ये एक्चुअल में जाएगा, ब्रांच अकाउंट एक्चुअल में जाएगा, इसको मैं समझाता हूं। एक्सपेंस और इनकम एवरेज रेट पे जाएगा। और बेटा जी ये जो है एक्सचेंज डिफरेंस, ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा, FCTR अकाउंट में। मतलब कुल मिलाकर डिफरेंस कितने हुए इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में? सिर्फ दो मेन डिफरेंस। एक, उसका डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट विल बी टेकन एट क्लोजिंग रेट, और यहां पर क्या है? एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और जो दूसरा मैंने बताया कि इधर का एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाता है? P&L, और यहां का जगह जाता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। मेरा भरोसा मानो, इसको अभी हंसते खेलते अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये लिख कर ले लेंगे आपके पास, क्योंकि ये होना जरूरी है। हेता शाह जी, यस। ए शिप्रा फेंकी फेंकी, FCMITDA में नहीं जाता है। FCMITDA इज रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, नॉट फॉरेन करेंसी ऑपरेशन। ब्रांच इज फॉरेन करेंसी ऑपरेशन है। शिप्रा मठुड़ी तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज का समझाया, जिंदगी तुम
रसगुल्लो, एक एग्जाम क्वेश्चन कर लेते क्या? हाँ, रसगुल्लो, प्लीज कम डाउन टू दी क्वेश्चन नंबर 8 इन आवर टेक्स्ट बुक। और अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन चाहिए, सो दिस वाज आस्क्ड इन May 19। May 19 में ये पूछा गया था। काफी लंबे समय के लिए फॉरेन ब्रांच पर क्वेश्चन नहीं आया। फॉरेन ब्रांच को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। कितने मार्क्स के लिए था बेटा ये? 8 मार्क्स बस। ये वाला क्वेश्चन है, May 19 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। हैप्पी? आर वी रेडी? लेट्स गो। मेसर्स रानी एंड कंपनी एज हेड ऑफिस एट सिंगापुर एंड ब्रांच एट दिल्ली, इंडिया। सो बेटा जी, आपको करेंसी में जो मिलेगा वो मिलेगा रुपीज में, और आपको इसको कन्वर्ट करना होगा सिंगापुर डॉलर में, क्योंकि एचओ इसका कहां बेस्ड है? सिंगापुर में। बेटा अभी आपको समझना है कि सिंगापुर की करेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन इंडियन करेंसी, सो यू हैव टू डिवाइड। अगर मान लो डॉलर से इंडियन रुपीज में आना है, मल्टीप्लाई, मतलब $1 इज इक्वल टू कितने रुपीज? सो यू से 75। सो व्हाट यू डू, $2 इज इक्वल टू 2 इंटू 75। बट अगर आपको रुपीज से डॉलर में जाना है तो आपको क्या करना होगा? डिवाइड। तो इसमें सारे आइटम्स को आपको डिवाइड करना होगा, ये बात ध्यान। दिल्ली ब्रांच इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस ऑफ मेसर्स रानी। दिल्ली ब्रांच फर्निशेस विद ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 19। बेटा एक चीज गलती रह गई मेरे से आपको बताना, ओपनिंग स्टॉक कौन सी रेट पे जाता है? ओपनिंग रेट। ओपनिंग स्टॉक कौन सी रेट पर जाता है? ओपनिंग रेट, ये रह गया। परचेस एंड सेल्स एवरेज रेट, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये मॉनिटरी आइटम है, एग्रीड, ये कौन सी रेट पर जाएगा? क्लोजिंग रेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी मॉनिटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट लिखते जाइए। वेजेस एवरेज रेट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एवरेज रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस एवरेज रेट, कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट हुआ। इंटीग्रल में मैंने आपको बताया था टेक द एक्चुअल रेट ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन जो रेट थी वो लीजिए। बैंक बैलेंस बेटा मॉनिटरी आइटम है, गिन सकते हैं, राइट? कौन सा? क्लोजिंग रेट। सिंगापुर ऑफिस अकाउंट एक्चुअल, बेटा सिंगापुर ऑफिस अकाउंट क्या करेंगे? एक्चुअल। कंप्यूटर वर एक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ सिंगापुर डॉलर 12,000 received from Singapore head office and paid to the supplier. Depreciate computer at 40% for the year. बेटा सिंपल तरीके से बताया कि हमें सिंगापुर डॉलर 12,000 मिले थे। मैंने आपको क्या बताया? आपको किस में कन्वर्ट करना है? ये रुपीज में दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? डॉलर में। और मैंने फिक्स्ड एसेट के लिए क्या बोला? यू हैव टू टेक एक्चुअल रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एक्विजिशन के वक्त खुद बता रहे कि $12,000 लगे थे। सो बेटा जी हमारा कंप्यूटर हम कितने में दिखा देंगे? डायरेक्टली 12,000। तो कई बार वो एक्सचेंज रेट नहीं देते, डायरेक्टली बता दिए कि 12,000 में किया था। 12,000 पर आप डेप्रिसिएशन कितना दोगे राजा बेटा जी? 40%। सो विल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। कबूल है? आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बेटा कौन सी रेट पर लेंगे? क्लोजिंग रेट। बेटा आगे क्या बोला? द रेट ऑफ एक्सचेंज में बी टेकन एज फॉलोज 1418 50 रुपीज। बेटा दिस इज ओपनिंग रेट। 31 मार्च 19 52, दिस इज बेटा विच रेट? क्लोजिंग रेट। एवरेज एक्सचेंज रेट क्या करेंगे? 51। अब बेटा जी conversion in Singapore shall be made up to 2 decimal currency. Good. And Delhi branch account showed a debit balance of Singapore dollar 59,897.43. तुम्हें याद है क्या मैंने ये क्या बोला था? सिंगापुर ऑफिस अकाउंट। देखो बेटा दिल्ली की बुक्स में आप सिंगापुर अकाउंट बनाओगे और सिंगापुर की बुक्स में दिल्ली का अकाउंट बनेगा। तो बेटा जी हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें डायरेक्टली दे दिया कि ये बैलेंस है। से यस। सो कितना बैलेंस है? 59,897। तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे हम 3040, डायरेक्टली बैलेंस लिख देंगे। से यस। हैप्पी? आगे बढ़ते बेटा जी। सो अब उन्होंने क्या बोला है? इन द बुक्स ऑफ एचओ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इन सिंगापुर डॉलर्स एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन सिंगापुर डॉलर। सो बेटा जी अपन पहले क्या करेंगे? कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर हम क्या बना देंगे? हमारा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। आर वी रेडी? सो चलो फिर किसका है तुम्हें इंतजार?
इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल बेटा एस 11 में होगा, बट इंटीग्रल क्या होता है कि एज इफ यू आर कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम ईयर एंड ऑल द कंट्रोल्स आर विथ यू। ओके, नॉन इंटीग्रल क्या होता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, उनको फाइनेंसेस रेज करना नहीं। क्या होता है इंटीग्रल का डेबिट किसको जा रहा है, P&L को डेबिट जा रहा है। अब जरा एक बार एग्जाम्पल फील करना और मुझे बताना कि उबर यहां पर जो कुछ भी बिजनेस कर रहा है, या उबर छोड़ो, मुझे बताओ इसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया है, ओयो में टाइगर ग्लोबल फंड है ना कोई, है ना, उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, इधर ओयो अपनी पॉलिसीज वगैरह सब कुछ बना रहा है, कर रहा है, उससे उसके P&L अकाउंट को क्यों बैंड बजाएंगे? क्योंकि वो बोलेगा मेरा काम है इन्वेस्टमेंट करना। अभी कल को मेरा इन्वेस्टमेंट रिलायंस में, एक एग्जांपल, अब रिलायंस के अंदर कुछ गड़बड़, उससे मेरे P&L अकाउंट को क्यों हिट करेंगे? मुझे तो इन्वेस्टमेंट से लेना देना है ना। तो उस केस में वो वाला जो ऑपरेशन है वो कौन सा वाला है, इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल? नॉन इंटीग्रल, क्योंकि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो बोल रहा तुम करो, मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। उस केस में बेटा जी जो हिट जाता है, दैट हिट गोज टू वेयर, इट गोज टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बैलेंस शीट, इट डजंट हिट माय P&L। बट जब वो इंटीग्रल एज इफ आई एम कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन देयर, ओके, तो ये कहां हिट करता है, P&L। तो इसके बारे में थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने सिर्फ लॉजिक बताया कि क्यों हमारे P&L अकाउंट को हिट करता है और क्यों नहीं करता है। ठीक है, मेजॉरिटी वर्ल्ड में जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है, ऐसा माना जाता है, उसको नॉन इंटीग्रल माना जाता है। मैं रियल लाइफ की बात बता रहा हूं। सो नॉन इंटीग्रल की वजह से इट गोज टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व रादर देन हिटिंग द P&L अकाउंट। हैप्पी? चलिए अभी गोली मारो। क्या लिखना है रे इधर? कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस लिखो, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। पर्टिकुलर्स रुपीज अमाउंट और इधर कन्वर्जन रेट और ये डॉलर में कन्वर्टेड। सो बेटा जी ये रुपीज में है, ये एक्सचेंज रेट और ये डेबिट क्रेडिट ये डॉलर में है ना। सो बेटा जी हमारा फर्स्ट आइटम कौन सा है, स्टॉक। बेटा जी पहली चीज है, गधे से गधा बच्चा, ये कॉपी करके आ जाएगा। हाँ सर इतना तो मैं 100% करके आ जाऊंगा सर, मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही कॉपी करना, बिल्कुल सही जवाब, पूरा क्वेश्चन को छापदानी का। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कितना है बेटा जी, 800 और 600। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोई कितना है बेटा जी, 240। और वेजेस कितना है, 1120। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये बहुत डेंजरस साइन है एक्चुअली कि बच्चा बिना पढ़े शायद पास हो जाए, ये ऐसे जुगाड़ू तरीके से। सन्ड्री एक्सपेंस 320। कंप्यूटर बेटा बेहतर ये होता है कि आप जितनी भी एडजस्टमेंट है वो इधर ही कर दो, राइट। बट कंप्यूटर डिप्रिसिएशन बाद में भी कर सकते हो, बट अगर आप इधर ही करना चाहो तो इधर ही टू डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, डिप्रिसिएशन एक और फिगर, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इधर 600 लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा कोई एडजस्टमेंट हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो आप क्या करोगे, वेजेस में ऐड और आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर ही लिख दोगे। ओ भाई मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट है तो क्या करोगे, वेजेस में बढ़ा दोगे और आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर ही लिख दोगे। क्यों? क्योंकि बेटा वेजेस विल गो एट एवरेज रेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस विल गो एट क्लोजिंग रेट, ऐसा कराते हैं। से यस, गुड। बैंक बैलेंस, हालांकि इसमें एक्सेप्शन है वो कमीशन का 520। फिर सिंगापुर ऑफिस कितना है बेटू जी, 3040। ऑलवेज लीव 1 और 2 लाइन्स, ऑलवेज लीव 1 और 2 लाइन्स। अच्छा और एक चीज ध्यान में रखना, कुछ गधे क्या करते पता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक भी इधर लिख देते। बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में एक साथ कभी नहीं आएगा, और अगर आ रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट वीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में एक साथ कैसे आएगा? ओपनिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग कैश बैलेंस एक साथ ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग फिक्स्ड एसेट क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट एक साथ कैसे आएगा? इधर इट वुड बी क्लोजिंग, इधर इट वुड बी ओपनिंग, यस और नो। सो बेटा जी ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है तो बात खत्म हो गई। अब बेटा जी ओपनिंग स्टॉक के लिए रेट जाएगी, ओपनिंग रेट कितनी है बेटा जी, 51। बशी कितनी लिएगा 50, अरे एवरेज रेट 51। सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट 52, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग रेट 52, वेजेस 51। अपने दिल से पूछो अगर इसमें गलती हो गई, यू हैव इरोडेड योर मैक्सिमम मार्क्स, तो बहुत शांति से करो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एवरेज रेट 51, सन्ड्री एक्सपेंसेस 51,
कंप्यूटर बेटा जी एक्चुअल, बैंक बैलेंस बेटा जी क्लोजिंग रेट 52, और सिंगापुर ऑफिस बेटा जी एक्चुअल। हैप्पी मेरा मटर पनीर। अब 600 को मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड, डिवाइड, क्योंकि हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो 600 डिवाइड बाय 50, माय आंसर इज 12। अब बेटा जी सारे फिगर्स किस में, थाउजेंड्स में है, सो कैन आई पुट 3000, 3 zeros। 1600 डिवाइड बाय 51, 1600 divided by 51, my answer is 31372.54। दो डेसिमल तक बोला है ना। 2400 डिवाइड बाय 51, 47058.82, बरोबर है बेटू। नाउ 800 डिवाइड बाय 52, my figure is 15384.61। then my dear students 600 divided by 52 into 1000, it is, the answer is 11538.46। 240 divided by 52, my answer is, my dear friend, 4615.38। then 1120 divided by 51 into 1000 is equal to how much, 21960.78। 720 एग्जाम में फील कर देखो बेटा जी आपकी क्या हालत होगी। बोले यार सब पॉइंट्स में आ रहा है यार, बराबर है क्या नहीं है। 14117.64 बराबर है। 320 डिवाइड बाय 51, इट इज 6274.50। अच्छा कंप्यूटर 600 एक्चुअल बोला है बेटा, एक्चुअल का मुझे कितना डॉलर्स बताया, 12,000, तो मैंने लिख दिया। और बेटा जी बैंक बैलेंस 520 डिवाइड बाय 52 इंटू 1000, इट इज 10,000। और बेटा जी 3040 ये एक्चुअल लेना है। सो एक्चुअल बेटा जी मुझे नीचे दिया हुआ भी है, कितना दिया हुआ है, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो मैं एक्चुअल लिख रहा हूं 59897.43। हैप्पी। अब राजा बेटा जी एक बार टोटल ले लो रफ में, 47058.82 प्लस 11538.46 प्लस 59897.43। सो मेरा आंसर आता है, मैं इधर रफ में लिख रहा हूं टोटल रेड कलर में, 118494.71। प्लीज बेटा फुर्ती से करो और सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। 31372.54 प्लस 15384.61 प्लस 4615.38 प्लस 21960.78 प्लस 14117.64 प्लस 6274.5 प्लस 12,000 प्लस 10,000, बोले तो कितना आ रहा है, इसकी टोटल आ रही है 127725.45। मुझे पता नहीं है, श्योर हूं, आप देख लो। मेरा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, 9230.74। मेरे से गलती हो सकती है, तुम बताओ सही है कि नहीं है। भूम 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 भूम। नहीं, इनके हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। मेरा क्यों डिफरेंस आया? ये बिल्स पेएबल भी था क्या? अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 240 लिया मैंने। अरे और एक था रे 480 नलाई को, ये 480। 1 मिनट डीप साइलेंस, हु हैज कॉपीड। ये 9230.76 आ रहा है। हाँ बेटा जी, इसके लिए डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, वो एक आइटम मेरा छूट गया था इसलिए मेरा इतना फर्क आ रहा था। बिल्स पेएबल ही लिखना मैं भूल गया था। हाँ बेटा कॉपी कर लो, अभी क्या है, क्लास में थे तब भी कॉपी करते थे,
सर अब भी है ना वो आदत गई नहीं सर मेरी। बहुत बढ़िया बेटा, कर लो कॉपी। कोई 0.0 कुछ का फर्क आ रहा है। ऑनलाइन लाइव तुम बता दो यार। नहीं हुआ ना बेटा? हमारे तुम्हें पता है कि ऐसे खरबूजे बेटे हैं, कैलकुलेटर चलाने को नहीं हो रहा है। और अगर तुम भी घर पर बैठकर यही कर रहे हो ना, तो सुन लो मेरी बात, खरबूजे ही हो। क्योंकि तुमको ये लगता है कि मुझे आता है, इसका आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इजी आएगा ही है। इसीलिए तो सेकंड नंबर पर ये लिया मैंने। है भाई, ये कैलकुलेशन में डुबाता ही है, इसीलिए सारा का सारा कैलकुलेशन आपके सामने किया है और टैली कर दिखाया है। वो सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये बिल्स पेबल लेना भूल गया था, अभी वो भी ले लिया। अगर हो जाए तो मुझे बता देना। चले भी आगे। सो बेटा जी, इसमें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आया। अब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आया तो ये सारे के सारे आइटम किधर चले जाएंगे बेटा जी? जहां जहां पे जाना है। अब जैसे मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट साइड, परचेज सेल्स ट्रेडिंग डेबिट और क्रेडिट साइड, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट असेट और लाइबिलिटी साइड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो ये फिगर है ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड और लाइबिलिटी साइड। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट साइड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस P&L डेबिट साइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L डेबिट साइड, सन्ड्री एक्सपेंस के बाद में कंप्यूटर बैलेंस शीट असेट साइड, उसका डेप्रिसिएशन P&L डेबिट साइड और कंप्यूटर में से लेस। एग्री? बैंक बैलेंस बैलेंस शीट असेट साइड। अब ये सिंगापुर ऑफिस कहां जाता है बेटा जी? दिस इज एक्चुअली लाइक अ कैपिटल, सो ये जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। एग्रीड? कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सो मेरे खरबूजो, ये देख लो जो हमने आंसर्स निकाले थे, नो एक्सचेंज डिफरेंस। एग्रीड? और उसके बाद में ये इसको ट्रेडिंग P&L अकाउंट में ये सारे के सारे सिंगापुर डॉलर में हमने लिखा और सिंगापुर डॉलर में निकालकर हमने जीपी और नेट लॉस कैलकुलेट किया। क्या आप कर सकते हो क्या? सो एक बार मैं रिवाइज कर पूछ लेता हूं बेटा जी। इसमें मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर आप बिना कैलकुलेशन करे सिर्फ देख कर जाओगे, यू आर क्रिएटिंग अ बिग ब्लंडर, यू नॉट गोना स्कोर मार्क्स इन दिस। क्योंकि ये 8 मार्क के लिए क्या पूछ लिए तुमको? कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन इधर उधर हुई तुम्हारी बैंड बच जाएगी यार, और सब पॉइंट्स में कैलकुलेशन बराबर लेने पड़ेंगे। सो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें बताई मैंने, जुगाड़ का तरीका। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। बेटा जी मॉनिटरी आइटम कौन से रेट पर जाएगा? क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट। फिर बेटा जी नॉन मॉनिटरी आइटम किस में जाएगा? क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट। हाँ या ना? फिक्स्ड असेट बेटा जी ये कौन सी रेट पर जाएगा? एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये कौन से रेट पर जाएगा? नॉन इंटीग्रल, क्लोजिंग रेट। डू यू ऑल एग्री? बेटा जी गुड सेंट ऑन ब्रांच, एक्चुअल एक्चुअल, ब्रांच अकाउंट एक्चुअल। इनकम और एक्सपेंसेस ये कौन से रेट पर जाता है? एवरेज रेट। और बेटा जी एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ इंटीग्रल इट विल गो टू द P&L, अदरवाइज इट विल गोइंग टू गो इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। चलिए अभी और कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या? एक याद तो आ रहा है मेरे को, आया है बोलकर एग्जाम में। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ये बेटा अभी कौन सा पेपर सॉल्व किया आपने? हाँ, एक नवंबर 19 में पेपर में आया था क्वेश्चन करण के नाम से। ये बी पॉइंट ये दिख रहा है क्या? ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। ओके, और उसी के साथ शायद और एक क्वेश्चन था, नहीं फिगर्स बराबर है क्या मेरे? यही क्वेश्चन था बेटा जी, जरा पढ़ लेते। करण एंटरप्राइजेस हैविंग इट्स एचओ इन मैंगलोर, कर्नाटका हैज अ ब्रांच इन ग्रीनविले, यूएसए। सो बेटा ब्रांच यहां पर कहां पर है? यूएसए, डॉलर, और इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इन द ट्रायल बैलेंस। फिक्स्ड असेट है बेटा जी। अब बेटा जी आपको ये दिया जाएगा इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल है?
अगर नहीं दिया है तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे, इंटीग्रल। से यस। सो जल्दी से मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट कौन से रेट पर जाएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग रेट, कैश, क्लोजिंग रेट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, एक्चुअल, सेल्स, एवरेज, परचेस, एवरेज, एक्सपेंसेस, रेमिटेंस टू एचओ, एक्चुअल। जो भी ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में है वो हम कन्वर्ट कर क्यों लेंगे, वो तो एक्चुअल ले सकते हैं ना। एचओ अकाउंट एक्चुअल, तो बेटा जी इसमें एक्चुअल कितनी आएगी, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एक्चुअल आएगा। दूसरा रेमिटेंस टू एचओ, ये भी एक्चुअल लेंगे, और एचओ अकाउंट ये भी एक्चुअल लेंगे। नाउ फिक्स्ड एसेट वर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, ये डेट दी है। डेप्रिसिएशन 10% ऑन एसएलएम, क्लोजिंग इन्वेंट्री 700। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन से रेट से जाएगा, क्लोजिंग रेट से यस। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 1,85,000, बेटा बताया ना मैंने आपको, ये डायरेक्टली गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ कितना लिख देंगे, 1,85,000। बेटा जी आगे रेमिटेंस टू एचओ वर रिकॉर्डेड एट 1,62,000, तो बेटा जी ये जो रेमिटेंस है 2450 ये किस पर ले लेंगे, एक्चुअल। और मेरे खरबूजे एचओ अकाउंट रिकॉर्डेड 284,500, तो बेटा जी ये जो 4,300 ये कितने पर ले लेंगे, 284,500। फिर एक्सचेंज रेट दी है और आपको 1,415 की जो रेट दी है दिख रही है क्या, 63, ये किसके लिए यूज करोगे, फिक्स्ड एसेट। किसके लिए यूज करोगे, फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन के लिए भी कौन सी रेट यूज करोगे, 63 से यस, पक्का ना। और अगला 1,418 ये ओपनिंग रेट है, 31 मार्च 19 ये क्लोजिंग रेट है। बाबू एवरेज रेट नहीं दिए, क्या करें, 65 प्लस 67 डिवाइड बाय 2, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बेटा तुम्हें समझ में भी आ रहा है कितना पाप किया जा रहा है। आपसे क्या बोला, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक बाहर लेना और एक्सचेंज डिफरेंस निकाल के बताना। 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, थिंकिंग एंड राइटिंग कैन इट हैपन टुगेदर, द आंसर इज नो। समझे कि नहीं, थिंकिंग एंड राइटिंग बोथ कैन नॉट हैपन टुगेदर सर, तुमको ये परफेक्ट करना ही पड़ेगा। सो बेटा जी आपको आज का टारगेट है डेटर्स मेथड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है देखकर खत्म कर देना, और बेटा जी फॉरेन ब्रांच की जितनी भी ट्रांजैक्शन है देखकर खत्म कर देना। आज हमारी एक मीटिंग भी है 9 o'clock, सो आई हैव टू लीव। तुम बोल रही हो कि हर्षद सर का लेक्चर है, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट इज डाउटफुल बिकॉज मे भी हो सकता है, क्या पता, मुझे पता नहीं, सॉरी। मीटिंग है 9 o'clock, मुझे इतना पता है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, हो भी जाएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोला बच्चा नहीं दिया मैंने, भाई होगा लेक्चर, मेरे को माफ कर देना, नहीं तो तुम मेरी बैंड बजाओगे और मेरे नाम से उधर पोथी पुराण बाचोगे। ठीक है, सो बेटा जी ये दोनों कर देना, और कल हम कौन सा करेंगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और कल मैं डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट होऊंगा, डिपार्टमेंट में वो एक ग्राम उद्योग वाले प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म करेंगे, जिसके अंदर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता था। इज दैट ओके? हाँ लेट हो गया इसके लिए माफ करना मेरे भाई, बट अभी रेगुलर लेकर खत्म कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो प्रेम से बाय बाय बोलो, एंड लॉट्स ऑफ लव, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पढ़ाई करते रहना, नालायक को मैं पहले ही बोल रहा हूं, रिवीजन बैच से पास नहीं होने वाला, पढ़ाई करने से होने वाला है। हेता सुनना, मैंने नहीं इन्फॉर्म किया बेटा, मैंने नहीं इन्फॉर्म किया, हर्षद सर खुद करेंगे, आप वेट करना प्लीज, मेरा नाम मत लेना यार, मत फंसाओ यार, गलती से निकल गया, गलती से निकला, मैंने नहीं इन्फॉर्म किया, प्लीज।